तेजस्वी यादव को राजनीति का ताजा चेहरा माना जाता है, नया चेहरा माना जाता है। उनसे बिहार की जनता को कई उम्मीदें हैं। तेजस्वी ने अपनी पार्टी की पुरानी लाइन से अलग जाकर A to Z का नारा दिया, लेकिन उनके मातहत मंत्री उन्हीं के दावों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं और उस पर तुर्रा ये कि पार्टी की तरफ से कार्रवाई भी नहीं हो रही। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव उनकी पार्टी A to Z से भूरा बाल की तरफ शिफ्ट हो रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। एक युवा चेहरा जो करता है नए दौर की राजनीति का दावा, नई राजनीति का एक ऐसा ताजा नाम जिसने जाति की राजनीति से तौबा कर सबको साथ लेने का वादा किया, एक ऐसा नेता जिस पर बिहार की जनता ने भरोसा किया। लेकिन उसी की पार्टी के नेता के एक बयान ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या आरजेडी फिर से अपनी पुरानी राजनीति पर लौट रही है? क्या लालू यादव की पार्टी फिर से 90 के दशक के तथाकथित भूरा बाल साफ करो की नीति पर चलने लगी है? तथाकथित भूरा बाल का भूत फिर से इसलिए सामने आया है क्योंकि बीजेपी नेता सुशील मोदी ने यह दावा किया है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा, सत्ता मिलते ही आरजेडी भूरा बाल साफ करो के एजेंडे पर आ गया है। मंदिर, मानस और सवर्णों के निंदा करने वाले लोग फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहे हैं। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की विरोधी आरजेडी केवल MY यानी मुस्लिम और यादव की पार्टी है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी उन्माद फैलाने वाले मंत्रियों के आगे बेबस है। सुशील मोदी का यह ट्वीट तब आया जब आरजेडी कोटे से मंत्री आलोक मेहता ने 10% के बहाने सवर्णों पर कथित निशाना साधा। सुशील मोदी के दावे के बाद जब बवाल हुआ तो तेजस्वी यादव की पार्टी खुलकर आलोक मेहता के समर्थन में खड़ी हो गई। सुशील मोदी जी को अब आराम की जरूरत है। अभी बीते दिनों ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है, 1% लोग 40% संसाधन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, 10% लोग 90% संसाधन पे कब्जा कर रहे हैं। ये 47 से ये बात लोहिया जी ने कही, जगदेव प्रसाद जी ने कही, खुद गांधी जी के भाषणों को अगर आप देख ले तो मैं समझता हूं कि ये कहां ले जा रहे हैं आप। क्या इस पर बात ना हो कि असमानता के महासागर में 5 समृद्धि के टापू, उनका जय जयकार हो रहा? क्या हम उस ऑर्केस्ट्रा टीम में शामिल हो जाएं या असमानता खत्म करने के लिए उन हकीकत को सामने रखें? अब आप उसका विश्लेषण कर रहे हैं। जिस तरह की टिप्पणी सुशील मोदी जी कर रहे हैं ना, उन्होंने आलोक जी की बात का मर्म ही नहीं समझा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट को क्या कहिएगा, मुझे बताइए कि वो भी उसी व्यवस्था की बात कर रही है? नहीं, ये हकीकत है और उस हकीकत को समझे बगैर आप इस देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को अगर सोच रहे हैं तो असमानता के महासागर कोई और आप नहीं देख रहे हैं, सिर्फ समृद्धि के 5-7 टापू को। आरजेडी का कोर वोट बैंक MY यानी मुस्लिम और यादव माने जाते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में पार्टी में तेजस्वी यादव के उभार के साथ MY का समीकरण धूमिल पड़ता नजर आया। तेजस्वी यादव ने भी कई मौकों पर A to Z यानी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का वादा किया, लेकिन हालिया कुछ वक्त में आरजेडी की इस लाइन में शिफ्ट होता नजर आ रहा है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? राजनीति के जानकार इसे किस चश्मे से देखते हैं? देखिए, आलोक मेहता का जो बयान है ये दरअसल आरजेडी की मुंह में राम बगल में छुरी वाली राजनीति को परिभाषित करने वाला बयान है। और यहाँ से ये चर्चा भी शुरू होती है कि क्या वाकई आरजेडी केवल कहने के लिए A to Z की पार्टी तेजस्वी के दौर में है और इसका मतलब जो है वो लालू यादव के दौर की राजनीति से ही है, या उसी तरीके की राजनीति तेजस्वी की आरजेडी में भी हो रही है जो लालू के दौर में थी, जिसमें भूरा बाल साफ करो का नारा हुआ करता था। क्योंकि इस बात से तो यही लग रहा है जो बात आलोक मेहता कह रहे हैं, और कार्रवाई के स्तर पर भी आप देखिए कि जिस तरीके की कार्रवाई सुधाकर सिंह और आदित्य सिंह के मामले में तो आरजेडी कार्रवाई करती है, लेकिन यही मामला जब सुरेंद्र यादव का होता है, चंद्रशेखर यादव का होता है, तो आरजेडी या तो समर्थन देती है या मौन धारण करती है। तो इससे बहुत साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि 90 के दौर की जो सवर्ण विरोधी आरजेडी की सियासत थी, वही सियासत नई पैकेजिंग के साथ 2023-2024 की तरफ बढ़ रही है। बिहार की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले सियासी पंडितों का दावा है कि आरजेडी अपनी कोर राजनीतिक लाइन पर लौट रही है, उसी पॉलिटिकल लाइन पर जिस पर चलकर लालू यादव की पार्टी लगातार तकरीबन 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता पर काबिज रही।
यानी सवर्णों का विरोध। लेकिन महागठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी और कांग्रेस को आलोक मेहता के बयान पर ऐतराज है। किसी भी दल के या हमारे गठबंधन के कोई भी दल के, चाहे मेरा भी दल हो, हम आपत्तिजनक, भावनात्मक और उत्तेजनात्मक वक्तव्य दिए जाने के सार्वजनिक तौर से विरुद्ध हैं। किसी व्यक्ति को या संगठन को अगर किसी कार्यक्रम पर ऐतराज है तो जो 7 पार्टियों का गठबंधन है उसमें वो अपनी आवाज उठा सकते हैं। भारतीय राजनीति का ये एक ऐसा अनोखा गठबंधन बना है जिसमें वर्ग और वर्ण दोनों के विरुद्ध राजनीति करने वाले और वर्ग विहीन और वर्ण विहीन व्यवस्था कायम करने वाले दलों का इसमें समन्वय है। देखिए, इस मामले में कांग्रेस की स्पष्ट राय है। जात पात की राजनीति करने वाले और धर्म संप्रदाय की राजनीति करने वाले इस देश को आपस में लड़ाते हैं, समाज में विद्वेष पैदा करते हैं। और कोई भी देश, एक मामूली परिवार भी आपस में लड़कर तरक्की नहीं कर सकता, आपस में लड़कर कभी ताकतवर नहीं हो सकता। तो इतने खतरनाक लोग हैं जात पात और धर्म संप्रदाय की राजनीति करने वाले, जो अपने ही देश को कमजोर कर रहे हैं, अपने ही देश की तरक्की को रोक रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी है, उनका समर्थन नहीं कर सकती। ऐसा दावा किया जाता है कि 90 के दौर में लालू यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। दावा किया जाता है कि भूरा बाल का मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला से था। सुशील मोदी और उस दौर के कई विपक्षी नेता भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि लालू यादव ने भूरा बाल साफ करो की नीति पर चलते हुए सिर्फ पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को साथ लेने की नीति अपनाई थी और इसी के बूते आरजेडी सियासत के शिखर तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या बिहार में जाति आधारित राजनीति को हवा देकर मंडल के दौर की वापसी की तैयारी की जा रही है? और क्या एक पैटर्न की तरह सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? क्या आरजेडी का A to Z की राजनीति का दावा सिर्फ एक छलावा है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि हाल के दिन में आरजेडी नेताओं की बयानबाजी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। ताजा बयान आरजेडी कोटे के मंत्री और आरजेडी के नेता आलोक मेहता ने दिया है। क्या बिहार में मंडल का दौर वापस लौट रहा है? क्या 90 के दशक की राजनीति की वापसी हो रही है? क्या A to Z की राजनीति का दावा एक छलावा है? हाल के दिनों में जिस राह पर आरजेडी के नेता चलते दिख रहे हैं, उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई बिहार में फिर से मंडल कमीशन के दौर की राजनीति की वापसी की तैयारी हो रही है? क्या बिहार में जाति आधारित वोटों को मजबूत कर सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण की तैयारी चल रही है? अगर नहीं, तो A to Z की राजनीति का दावा करने वाले तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता और उनके मातहत मंत्री आलोक मेहता सवर्णों को निशाना क्यों बना रहे हैं? इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये जगदेव बाबू के उसी 90% लोगों के हिस्सा है। उन लोगों को, उन बाप दादों को प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजों ने पहले, आजादी के पहले किया और आजादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया। जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे, उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें, उन्हीं लोगों की मिल्कियत। जमीनें कहां से आई? बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में, जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गंवाया होगा पता नहीं, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन। भागलपुर के गोराडीह में एक कार्यक्रम में बोलते हुए बिहार सरकार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने सवर्णों को लेकर ये विवादित बयान दे डाला। मंत्री जी का दावा है कि जो आज 10% आरक्षण वाले हैं, उन्हें अंग्रेजों ने भारत से जाते वक्त सैकड़ों एकड़ जमीन देकर जमींदार बना दिया, जबकि मेहनत मजदूरी करने वाले आज तक भूमिहीन बने हुए हैं। आलोक मेहता यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया
कि जिन्हें आज 10% आरक्षण में गिना जाता है, वो पहले मंदिर में घंटी बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे। मंत्री आलोक मेहता का इशारा आर्थिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस में शामिल लोगों के लिए था। ईडब्ल्यूएस को उन्होंने आरक्षण के लिए खतरा भी बता डाला। तो आखिर आरजेडी के मंत्री जी के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? बीजेपी ने इसे सवर्णों के खिलाफ भड़काऊ बयान मानकर हमला बोल दिया। अंग्रेजों की घंटियां कौन बजाता था वह तो जगदानंद सिंह जी तक ही सीमित है या शिवानंद तिवारी जी तक। माननीय महोदय, कृपया कर आप सब बिहार को बदनाम करने का काम नहीं करें। जिस प्रकार चंद्रशेखर जी का, फिर सुरेंद्र यादव जी का और आज आलोक मेहता जी का आप सब जो बयान दे रहे हैं, इससे बिहार फिर से 1990 से 2005 में जिस तरह से बिहार इस देश में मजाक उड़ाने की चीज हो गई थी, आप सब बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो मंत्री जी ने सफाई भी दे डाली। मंत्री जी का दावा है कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और वो तो सिर्फ अंग्रेजों का साथ देने वालों की बात कर रहे थे। वो परमानेंट, एक समय जब अंग्रेजों का राज था तो 10 कौन थे? 10 अंग्रेज थे, 90 हम थे। अंग्रेज जब चले गए देश को छोड़ के, तो जो अपने पिट्ठुओं को रख गए वो 10 थे जो गरीबों पर अत्याचार करते थे और 90 हम लोग थे। यह लड़ाई बहुत स्वाभाविक लड़ाई समाजवादी देश में होती है। तो इस क्रम में हमने ये कहा, लेकिन स्थानीय बिहार के 2 मीडिया में हमें, एक प्रिंट मीडिया और एक विजुअल मीडिया में जो आया, तोड़ मरोड़ कर बातों को पेश किया गया, अपना इंटरप्रिटेशन किया गया हमारी बातों को लेकर। और हमने कहा था कि मंदिर में घंटी जिनको बजाना चाहिए था, मेरा वक्तव्य जोगी जी पर था, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि वो एक महंत थे, मंदिर में घंटी बजाते थे, वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं और बाकी लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग आके मंदिर में घंटी बजाइए। इस संदर्भ को तोड़ मरोड़ कर और जाति आधार को लेकर पेश किया गया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ देश के बड़े बड़े समाजवादी नेता रहे, जिसमें मधुलिमय थे, जिसमें डॉक्टर लोहिया थे। मधुलिमय तो खुद ब्राह्मण थे, डॉक्टर लोहिया भी उच्च वर्ग के थे, और बीपी सिंह जिन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, वो हम लोग के बीच पूजनीय है। जाति विशेष की बात करके और इस तरह का दुर्भावना फैलाने की इस कोशिश को मैं कंडेम करता हूं। ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों विवादित बयानबाजी में अव्वल आने की होड़ मची हुई है और इसमें आरजेडी के नेता सबसे आगे दिख रहे हैं। इससे पहले बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाया था। उस विवाद में शिक्षा मंत्री और आरजेडी के नेता चंद्रशेखर ने सवर्णों पर निशाना साधा था और अब मंत्री आलोक मेहता ने ताजा बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। वैसे भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी हमेशा से विरोध में रही है। ऐसे में सवाल खड़े होना तो लाजिमी है। सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि आरजेडी के नेता एक पैटर्न की तरह बयानबाजी कर रहे हैं और पार्टी की तरफ से कार्रवाई भी चुनिंदा नेताओं पर ही हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये सवाल आखिर क्यों खड़े हो रहे हैं कि आरजेडी अपनी पुरानी राजनीति पर लौटती दिख रही है? अगर ये सच है तो फिर क्या इससे आरजेडी को फायदा होगा? क्या सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति फिर से काम कर पाएगी? और क्या रामचरितमानस पर विवाद खड़ा कर बीजेपी को हराया जा सकता है? सवाल यह भी है कि क्या है आरजेडी का गणित और क्या इस गणित से बीजेपी को नुकसान पहुंच पाएगा या फिर उल्टे बीजेपी फायदे में रहेगी? नब्बे के दशक में यह चर्चा आम थी कि लालू यादव भूरा बाल साफ करो की नीति के तहत सिर्फ दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की राजनीति कर रहे थे। लेकिन उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के सक्रिय राजनीति में आने के साथ पार्टी में नई सियासत की बयार बहती दिखी। पार्टी पुरानी लाइन से हटकर नए दौर की सियासत करती नजर आने लगी। पर अब तेजस्वी यादव की नई पॉलिटिकल एक्सप्रेस फिर से पटरी बदलती दिख रही है। आरोप लग रहे हैं कि पार्टी फिर से सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति की राह पर चलने लगी है। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बता रहे हैं इनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, तो इस बात से तो स्पष्ट ही हो रहा है ना कि वो किनको बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि कैसे आपको कमज़ोर समझा गया था, कैसे आपको पिछड़ा समझा गया था और इसका फ़ायदा अगड़ी जातियों ने कैसे उठाई थी। इसी को तो बांटने की कोशिश की जा रही है और तुलसीदास का एक नया नामकरण भी इन्होंने किया। वैसे ही आलोक मेहता जी आ गए और इन्होंने कहा कि नहीं, आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की दलाली करने में जो जातियां थी, मतलब भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, जिन लोगों की भूमिका थी, मुझे तो नहीं समझ में आ रही है बात कि कब इन लोगों ने अंग्रेज़ों की दलाली की थी। लेकिन अब जब वही संवाद से इनको लगता है कि हम ध्रुवीकरण की राजनीति कर सकते हैं, अगड़ों पिछड़ों को बांट कर सकते हैं, तो ये तो चीज़ें साफ दिखाई पड़ रही है कि कोई एजेंडा के तहत इनके मंत्री जो हैं वो बयान दे रहे हैं। क्या आरजेडी अपनी पुरानी राजनीति की नई पैकेजिंग कर रही है? अगर नहीं, तो फिर पार्टी के बड़े नेताओं के हालिया बयान ये इशारा क्यों दे रहे हैं कि आरजेडी की सवर्णों के खिलाफ राजनीति जोर पकड़ रही है? बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध, जाति आधारित जनगणना, फिर रामचरितमानस पर विवाद और अब 10% के बहाने सवर्णों पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह मंडल कमीशन और 90 के दशक की राजनीति की वापसी की तैयारी है। कोशिश ही नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि उस दिशा में आरजेडी बढ़ चुकी है। और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगतानंद सिंह, इनका तो बयान आ चुका है कि हम मंडल से कमंडल को ये करेंगे, टक्कर देंगे, या मंडल हमारा आगे रहेगा, कमंडल को कभी भी हम आगे नहीं रहने देंगे। उसके साथ साथ जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं कि 90% हम हैं, 85% हम हैं, तो समाज को बांटने के अलावा और क्या है? जातीय जनगणना के द्वारा क्या करना चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब लोकतंत्र में संख्या के हिसाब से अब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और जिनकी संख्या कम है उनको हिस्से में वो चीज़ें नहीं दी जाए। ईडब्ल्यूएस का विरोध कि उनको क्यों दिया जाएगा, चूंकि वो तो उस जाति में पैदा हो गए इसलिए अब उसके हकदार वो नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों से अलग बीजेपी खुलकर हिंदू ध्रुवीकरण और विकास की राजनीति करती है। राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव के नाम पर पिछले कुछ सालों में बीजेपी जाति आधारित राजनीति को कमजोर करने में कामयाब भी होती नजर आई है, लेकिन आरजेडी जैसी पार्टियां जाति के आधार पर वोटों का बंटवारा कर अपने राजनीतिक बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। माना जा रहा है कि रामचरितमानस पर विवादित बयान और फिर सवर्णों पर निशाना साधने से नुकसान के बदले बीजेपी को उल्टे फायदा ही होगा। जातीय राजनीति का फायदा तो मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए मिलेगा कि चूंकि वो राष्ट्र धर्म की बात करता है, राष्ट्रीय एकता की बात करता है, अखंडता की बात करता है, और आप समाज को जाति में बांट रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जब हिंदू पोलराइजेशन की बात करती है तो वो तो उसको सूट करता है, लगता है कि उसमें तो सारे आ जाते हैं। सनातन की वो बात करता है, वो कहता है कि हम लोग का जो ये देश रहा है ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय गौरव से जब चीज़ों को जोड़ करके वो देखता है तो उसको फायदा मिलते हुए दिखता है। वहीं केवल जातीय विभाजन में जब आप राजनीति को डालेंगे और उससे आप चाहेंगे कि सत्ता के रास्ता तय हो, तो स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा फायदा तो बीजेपी को मिल जाएगा। दलीय नेता को यह लगता है कि वो बीजेपी को घेर लेगी, तो ये मूर्खता है। बीजेपी को मानस की टिप्पणी से लाभ होगा, नुकसान होगा, एक अलग मामला है। सबसे बड़ा मामला ये है कि जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो या फिर उत्तर प्रदेश के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उन दोनों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा या समझ नहीं होगी कि जिस जाति का, जिस कुनबे के प्रतिनिधित्व करने का वो दावा करते हैं, उस कुनबे के भीतर भी मानस को मानने वाले लोग हैं। उनकी एक बड़ी संख्या है जो मानस को मानते हैं, उससे अपने आराध्य की पूजा करते हैं, उसके जरिए अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये सबको आहत करने वाला मामला है। और दूसरी बात, जो लोग मानस पर
पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को समाजवादी धड़े का बताते हैं, इन लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं है या शायद इनको समाजवादी धारा का ज्ञान भी नहीं है सही तरीके से, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो समाजवादी धारा के जो बड़े व्यक्ति रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो रामायण मेला की परिकल्पना करते थे। बिहार में आरजेडी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम माने जाते रहे हैं, लेकिन बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों नई सियासी पटकथा लिखी जा रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद उत्तर प्रदेश के ओबीसी चेहरा और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए सरकार से इसे बैन करने की मांग की है। राजनीति के पंडित ये मान रहे हैं कि सपा और आरजेडी ऐसा कर एक तरह से बीजेपी के सामने जीत का चारा ही फेंक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।